नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का। इसको हम स्टार्ट करेंगे और जो भी हमने सेट्स में पढ़ा है थोड़ा बहुत इसमें भी काम में आएगा। बहुत ध्यान से सुनना ये। यही चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन मतलब यही नाम का चैप्टर आपका ट्वेल्थ में भी है और जो आप इलेवेंथ में पढ़ोगे वो सारे बेसिक्स ट्वेल्थ में भी काम में आएंगे। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये ज़रा ध्यान से सुनो। अच्छा, जैसे आपके पास मैंने लिखा इफ़ ए बी अ सेट एंड ए बी बिलोंग्स टू ए। कैपिटल ए एक सेट है, उसके अंदर ए और बी आ रहा है, मतलब ए और बी उसके एलिमेंट्स हैं। देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉमा बी इन ए इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट ए बी। कहने का मतलब इस तरीके का एक सिंपल सा ब्रैकेट हो, इसमें पहला एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट, मतलब कोई भी पहला ले लिया मैंने, जैसे 2 ले लिया कॉमा 3, तो इसको हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे और वो कहलाएगा एक ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड पेयर की, ब्रैकेट में मैंने लिखा एक ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई प्लस टू इज इक्वल टू एक और ऑर्डर्ड पेयर लिखा 2 कॉमा 9। तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, तो मैं पहले एलिमेंट को पहले के इक्वेट कर दूंगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड वाले को सेकेंड के, मतलब y प्लस टू इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 7। अगर अब y पूछेगा निकालने को तो हम y भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल दे रखे हैं तो हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वेट रखेंगे, सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल रखेंगे, इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर को हम और डिस्कस करेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है, पहला एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट क्या है, ये फर्दर हम क्वेश्चंस आएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी फ़िलहाल इसका लिखने का पैटर्न आप समझ लो और ये समझ लो कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो हम दोनों एलिमेंट्स को फर्स्ट को और सेकंड को सेकंड को, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इक्वेट कर सकते हैं, और कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब अब हम पढ़ते हैं रिलेशन क्या चीज़ है। देखो ध्यान से सुनो, रिलेशन एक इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश में रिलेशन क्या होता है भाई? जैसे आप कहते हो ब्रदर्स एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है ना, फादर एंड सन या फ्रेंड्स। कहने का मतलब रिलेशन मतलब उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ये तो एक जनरल बात हो गई इंग्लिश की टर्म में कि भैया हाँ भाई रिलेशन क्या है, आप समझ गए हो कि हाँ अच्छा रिलेशन मतलब उन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है, संबंध क्या है। तो ये है। अब इसके अंदर मैथ्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर रिलेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने एक इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। दो वेरिएबल हैं इसमें y और x, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। अब इसमें बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि y और x का आपस में रिलेशन क्या है। तो आप बोलोगे सर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इफ वी ऐड 9 टू द टर्म x, इफ वी ऐड 9 टू दिस x देन इट विल बिकम्स y। मैंने 9 अगर x में ऐड कर दिया तो वो y बन जाता है, मतलब x और y का रिलेशन ये है कि y x से 9 बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको एक इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है जिसमें दो वेरिएबल हैं तो आप उन दोनों का रिलेशन आपस में निकाल सकते हो, जो भी वो कह रहा है। जैसे मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या रिलेशन है? आप बोलोगे सर x का स्क्वायर कर दो, x जो भी चीज़ है उसका स्क्वायर कर दो, तो वो y बन जाता है। ये रिलेशन है आपस में दोनों का। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1, इफ़ x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 डाला तो y कितना आ गया 10, x की वैल्यू 2 डाली y 11, x की वैल्यू 3 डाली y 12। अच्छा, कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट x की मैंने वैल्यूज़ डाली और डिफरेंट डिफरेंट y मैंने निकाल लिए। ये तो एक सिंपल सी बात है कि हाँ ये तो ऑब्वियस है कि अगर हम x कुछ भी डालेंगे y कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो ये हम मैंने एक लिखने का पैटर्न दिखा दिया आपको। अब
इसी को अगर मुझे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, जनरली आपके पूरे चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1, 10, मतलब 1 लिखा, 10, फिर 2 लिखा, 11, फिर 3 लिखा, 12। कहने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा और पहले हमने लिखी x की वैल्यू, कॉमा डाल के फिर हमने लिखी y की वैल्यू। कहने का मतलब ऑर्डर में जनरली पहले हमें क्या लिखते हैं, x की वैल्यू, कॉमा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो y निकल के आता है वो y की वैल्यू हम साथ में लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर आपको क्लियर हो गया कि ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू जो हम x की लिखते हैं उसको एक और नाम से हम डिनोट करते हैं, दैट इज डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, डोमेन। तो इसमें 1 भी डोमेन है, 2 भी डोमेन है, 3 भी डोमेन है। अच्छा, जो सेकंड वाली y की वैल्यू है उसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, रेंज। तो इसमें 10 है, 11 है, 12 है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे आपने 3 तक ही क्यों लिया, 4, 5, 6, 7 ऐसे आगे क्यों नहीं लिए। तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कहाँ तक लेना है या क्या करना है, वो क्वेश्चन आएगा आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक लेना है, क्या करना है। तो फिलहाल मैंने समझाने के लिए 1, 2, 3 तीन ही लिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ एक लिखने का ढंग तो ये है ही है, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है पहले, हमेशा हर क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्स ये है, वाई ये है, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखना है ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक डोमेन क्लियर हो गए। पहले सारी जितनी भी एक्स की वैल्यू है वो सारी डोमेन है, और जितनी भी वाई की वैल्यू है वो आपकी सारी की सारी रेंज निकल के आएंगी। अब इसको एक फॉर्म में और लिखा जाता है, दैट इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या है, पहले आपने एक सर्कल बनाया, एक और सर्कल आपने ड्रॉ किया, और पहले सर्कल के अंदर हमने क्या लिखा, सारी की सारी एक्स की वैल्यूज, जैसे 1, 2, 3, और सेकंड सर्कल के अंदर 10, 11, 12। ठीक है, तो पहले वाले जो ये 1 है इसका एरो मैंने लगा दिया 10 पे, क्योंकि 1 जब हमने एक्स रखा था तो 10 आंसर आ रहा था। यहाँ तक क्लियर। वैसे ही हमने 2 का लगाया 11 और 3 का लगाया 12। क्लियर हुआ। तो ये 3 तरीके हो गए लिखने के। ये तो सिंपल तरीका हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ये एरो डायग्राम की फॉर्म में। एरो डायग्राम में ये जो पहला वाला सर्कल है इसको हम कहते हैं डोमेन। ऑफ कोर्स भाई 1, 2, 3 ये मैंने बताया था, ये सारा डोमेन है। और सेकंड वाले सर्कल को हम रेंज नहीं कहते हैं। आप कहोगे सर फिर भी इसमें रेंज ही तो लिखी है आपने सारी की सारी। नहीं, सेकंड वाले सर्कल को हम कहते हैं कोडोमेन। और कोडोमेन के अंदर जिस जिस पे एरो लग जाए उस पे, जिस जिस पे एरो लग जाए उसको हम कहते हैं रेंज। अब आपको ये चीज़ ठीक से क्लियर नहीं होगी कि सर ये रेंज और ये कोडोमेन कहाँ से आ गया। ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी फ़िलहाल बस इतना समझ लो कि कोई आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई पहला डोमेन है तो दूसरा रेंज। ऐसा नहीं है, पहला तो डोमेन है ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा आपका कोडोमेन है। ठीक है, और जिस जिस पे एरो लग गया ये सारी की सारी रेंज है। मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के अंदर ही आता है। मतलब यहाँ पे रेंज भी है, ऐसी बात नहीं है, रेंज तो है ही है, बट ये कोडोमेन है। कोडोमेन का मतलब ये भी होता है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर और भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, इसीलिए जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और ये एरो डायग्राम 12th में बहुत काम में आएगा, ध्यान रखना। 11th में तो इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बेसिकली 1-2 क्वेश्चंस हैं। और ये जो मैंने कंसेप्ट बताया कोडोमेन और ये सब का, ये सब 12th में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। इसलिए फ़िलहाल आप ये समझ लो कि हाँ ये तरीका है एरो डायग्राम से लिखने का, और इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, अब ये क्या है भाई। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट मतलब ए सेट है फॉर एग्जांपल 1, 2, ठीक है। बी सेट क्या है 3, 4, 5, एंड वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। ये जो क्रॉस है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन होता है, नाम दे दिया गया है बस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना है दो सेट का, जो आपने सेट्स में नहीं पढ़ा था, इसके अंदर है रिलेशन फंक्शन के अंदर। दैट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, देन
ए क्रॉस बी, वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। ठीक है, बहुत सिंपल है, ए क्रॉस बी आपको निकालना है। ये भी एक सेट है, ध्यान रखना, ए क्रॉस बी भी एक सेट है। तो एक पहले तो कर्ली ब्रैकेट बड़ा लगा ही दिया मैंने। इसके बाद हमें यहाँ पे पेयरिंग बनानी है, जैसे 1,3 ये लिख दिया मैंने, और ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, ध्यान रखना, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, यहाँ सेट की फॉर्म में नहीं लिखना, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। फिर 1,4 1,5 ये लिख दिया, 1,4 1,5। फिर वैसे ही 2,3 2,4 2,5 ये आपके बन गए ए क्रॉस बी। मतलब पहले 1 को सबके साथ ले लिया, फिर 2 को सबके साथ ले लिया, वो आप ध्यान से देख लो, आपको क्लियर आउट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, बी क्रॉस ए क्या होगा? 3, बी क्रॉस ए मतलब उल्टा लेना है आप, 3,1 3,2 4,1 4,2 5,1 5,2। ठीक है, तो क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है 1,3 और यहाँ पे है 3,1। आप कहोगे सर सेम ही तो है, 1,3 3,1, इसमें क्या फ़र्क है? नहीं, ये ऑर्डर्ड फॉर्म पेयर की फॉर्म में। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है पहली वैल्यू एक्स है, दूसरी वैल्यू वाई होती है। जनरली हमें यही पता है अभी तक तो, कि हाँ भाई पहली वैल्यू एक्स है, दूसरी वैल्यू वाई है। तो यहाँ पे पहला डोमेन है, दूसरा रेंज है। यहाँ उल्टा हो चुका है, यहाँ आप डोमेन 3 हो गया और रेंज हो गई 1। तो ध्यान रखना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के हमेशा इक्वल नहीं होता। 99% केसेस में इक्वल नहीं होता। कुछ सिमिलर केस आते हैं जिसमें यहाँ पे भी एलिमेंट सेम है, यहाँ भी सेम है, उसके अंदर आ जाए, वो एक अलग बात है। बट आपको ये प्रॉपर्टी याद नहीं करनी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल होंगे, वो आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, आगे है इफ़ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी जैसे ये है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। मतलब नॉन एम्प्टी मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ है, एम्प्टी नहीं है, फाई नहीं है। देन ए क्रॉस बी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, जैसे ये मैंने निकाला है। ठीक है ना, इन विच ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, वो भी समझ में आ गया, ऑर्डर्ड पेयर निकल के आएंगे जिसमें पहला एक्स है दूसरा वाई है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ये भी समझ में आ गया होगा। एक्स बिलोंग्स टू मतलब ये छोटा वाला एक्स कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है और छोटा वाला वाई कैपिटल बी को। जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर निकल के आया 1,3, तो 1 वाला ए के अंदर से आया है और 3 वाला बी के अंदर से आया है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, इफ ए सेट है 1,2 फाइंड ए क्रॉस ए। इफ ए सेट इज 1,2 फाइंड ए क्रॉस ए, मतलब ए को ए से ही क्रॉस करना है। कैसे करेंगे भाई? ए सेट है 1,2, एक बार इसको दोबारा से लिख दो, अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है कि भाई क्या होगा, तो एक बार दोबारा से लिख सकती हो। तो ए सेट है 1,2, तो एक बार अगर इसको मैं दोबारा से लिख दूं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,2। ठीक है, अब निकालने में इजी हो जाएगा भाई, ये भी ए है, ये भी ए है, दोनों का क्रॉस निकालना है। 1,1 1,2 1,1 1,2, फिर 2 से करेंगे 2,1 2,2, ये आ गया ए क्रॉस ए। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज 1,2 फाइंड ए क्रॉस ए। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालना है हमें। ए क्रॉस ए क्या आ गया? 1,2 1,1 2,1 2,2। समझ में आ गया? ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही था कि 1,2 को फिर से 1,2 के साथ करना है, तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी। अब ए क्रॉस ए निकालना है, तो इसका मतलब ए ये रहा और ए क्रॉस ए आपका ये रहा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? 1 को 1,2 के साथ करना है, तो 1,1,2। समझ में आ गया? तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर में लिखा गया है, लेकिन 1 कॉमा फिर ये 1 और 2 एक साथ लिखा मैंने। फिर उसके बाद 1 1 1 के साथ, फिर 1 2 1 के साथ, फिर 1 2 2 के साथ। यहाँ तक क्लियर? फिर वैसे ही 2 को आपने कॉम्बिनेशन लिया, 2 का लिया 1 2 के साथ, 2 का लिया 1 1 के साथ, 2 का लिया 2 1 के साथ, 2 का लिया 2 2 के साथ। एक बार ध्यान से देख लो,
क्लियर हो गया? ये आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले ए क्रॉस ए तक तो आ ही गया था, फिर ए क्रॉस ए निकालना था, तो आपने सारे के सारे कॉम्बिनेशंस देख लिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, इफ ए क्रॉस बी इज दिस 5 6 5 C A 6 A C, फाइंड ए एंड बी, मतलब ए और बी सेट अब निकालना है और ए क्रॉस बी दे रखा है। तो आपको पता है अगर ए क्रॉस बी आपको दे रखा है तो ये पहले वाले एलिमेंट जो हैं ये कहाँ से आएंगे, ये कैपिटल ए से आएंगे, और दूसरे वाले एलिमेंट बी से आएंगे। तो पहला कौन सा है, 5 है और ए है, तो पहला ए आपका आ गया 5 और ए। और वैसे बी क्या है, पीछे वाले 6 है और सी है। देखो रिपीट नहीं करना, दो दो बार 6 C है तो एक ही बार लिखना है, तो 6, और इसका क्रॉस करेंगे तो एक बार चेक कर लो, 5, 6 5, C, ये रहा। वैसे ही A, 6 A, C। यहाँ तक क्लियर? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए सेट है 1 2, बी है और सी है और डी है, ये तीनों दे रखे हैं और हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये हमें पूरा वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने LHS लिया, LHS में क्या था, बी इंटरसेक्शन सी, ये पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, वो 5 है। बी और सी का इंटरसेक्शन देख लो, बी ये है सी ये है, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं। बी है 1 2 3 4, सी है 5 6, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये 5। और ध्यान रखना हम जब भी किसी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब कार्टिजन प्रोडक्ट करते हैं किसी सेट का 5 से, तो वो 5 निकल के आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट है एक तरीके से, और प्रोडक्ट है 5 मतलब कुछ भी नहीं, तो ए का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, तो आंसर इज़ 5, ठीक है ना। तो 5 का किसी के साथ भी अगर हम मल्टीप्लिकेशन कार्टिजन प्रोडक्ट करते हैं तो वो 5 निकल के आता है, तो आंसर इज 5, मतलब LHS का आंसर आ गया 5। RHS में ये ब्रैकेट ए क्रॉस बी आपने पहले निकाला, तो ए क्रॉस बी आपको समझ में आ गया, पूरा ए क्रॉस बी है, जिसमें आपने पूरा पेयरिंग बना ली, ए पता था बी पता था, तो 1,1 1,2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 4 सारे आपने लिख दिए। वैसे ए क्रॉस सी आपने पूरा लिख दिया। इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का कॉमन निकालना है, तो कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो इन दोनों में कॉमन हो, ध्यान से देख लो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है, तो आंसर इज 5। तो ये आपका वेरीफाई हो गया, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट है कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are this and this, मतलब ए क्रॉस ए ये दे रखा है, फाइंड सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा देखो -1,0 है, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ये तो है ही है, ए क्रॉस ए के एलिमेंट दे रखा है, और 0,1 भी ए क्रॉस ए का है। -1,0 बिलोंग्स टू ए, ये भी समझ में आ गया, और 0,1 बिलोंग्स टू ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो भाई, -1,0 भी ए को बिलोंग कर रहा है और 0, ए भी कर रहा है, तो -1 तो ए का एलिमेंट है ही है, 0 भी ए का एलिमेंट है, या 0 भी ए का है, 0 तो हो ही चुका था तो एक बार हो ही गया है, और 1 भी ए का एलिमेंट है, मतलब 3 एलिमेंट हो गए, -1 0 0 1, तो सिर्फ 1 होगा, तो -1 0 एंड 1 आपके ए के एलिमेंट हो गए, ठीक है। ध्यान से देखो, और ए क्रॉस ए निकाल के देखोगे, अगर आप ए क्रॉस ए निकाल के देखोगे तो ये दोनों एलिमेंट तो होंगे ही उसमें, तो वही वो कह रहा है कि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं टोटल, ठीक है ना, 9 है, लेकिन उनमें से 2 दे दिए, अब 2 दे दिए तो इसका मतलब आप समझ गए, अच्छा -1 0 और 1, ये 3 एलिमेंट इसके अंदर हैं, -1 0 और 1, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी होंगे, और ए के अंदर होंगे तो फिर आपका ए सेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको दिमाग लगाना है, डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा इस तरीके से नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे क्लियर हो जाएगा। अच्छा NCERT का सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज, मतलब सेकंड चैप्टर आपको करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक बार आप कर लेना,
उसी के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, उस जैसे किए हैं, तो एक बार आप पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेना। जो जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।